की ओर ले जा रहे हैं और किस प्रकार सफलतापूर्वक हम इसको ले जाएंगे, ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर आज हमारा वेबिनार किया जाएगा। और आई होप ये जो बियॉन्ड क्लास ऑनलाइन टीचिंग का जो एक नया तरीका जो हम सब ने अडॉप्ट किया है, उसकी सफलता किस प्रकार और किन अनुशासन के साथ, अनुशासनबद्ध होकर किन नियमों के साथ करें, इन सब पे चर्चा के लिए मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने बीच पधारे प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे आज विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव सर हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पे हम लोगों को एक अपने विचारों से अवगत कराएंगे, एक दिशा निर्देश भी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव वर्तमान समय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता शिक्षण में संलग्न हैं। आपने अब तक 5 पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त 3 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता BS नायपाल की पुस्तक एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी शामिल है। डॉक्टर श्रीवास्तव की पहली पुस्तक मानव अधिकार और मीडिया को मानव अधिकार आयोग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ये भारत सरकार का आयोग है। आपने फेक न्यूज को पहचानने के लिए आपको गूगल से प्रशिक्षण मिला है और इस कला को आगे पहुंचाने के लिए आप देश भर में कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। आपने इटली, अमेरिका और इंग्लैंड का विदेश का दौरा भी कर चुके हैं। आपके लेख भारत के लगभग सभी ख्यातिलब्ध हिंदी राष्ट्रीय दैनिकों में संपादकीय पेज पर छपते रहते हैं, जिनमें आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, जन संदेश टाइम्स, डेली न्यूज, एक्टिविस्ट आदि हैं। 5 वर्षों तक आपने एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे BBC हिंदी से भी जुड़े रहे हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग के रूप में आपकी बनाई गई फिल्म सीधी बात नो बकवास को अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से सराहना प्राप्त हुई है। समाचार पत्रिका इंडिया टुडे के 35 वर्ष पूर्व होने पर छापे गए विशेषांक में पूरे भारत में 35 ऐसे युवाओं में चुने गए जो अपने तरीके से देश बदल रहे हैं। इनके ब्लॉग मुकुल मीडिया, आपका जो ब्लॉग है मुकुल मीडिया को भी काफी सराहा जाता है। यात्रा वृत्तांत, न्यू मीडिया और इंटरनेट जैसे विषयों पर आपकी विशेष रुचि है। आपने 10 वृत्त चित्रों का निर्देशन कर चुके हैं, जिन्हें आप प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव सर के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। सर ऐसी शख्सियत को, ऐसी विभूति को हम विवेक कॉलेज परिवार में पाके आज उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं और आपसे सीखने के लिए लालायित हैं। सर मेरा निवेदन आज के मुख्य अतिथि वक्ता से, सर आप अपने सारगर्भित उद्बोधन के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जितेंद्र, धन्यवाद साथियों। मैं अभी देख पा रहा हूँ कि करीब 95 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय निकाला। इस कोरोना कॉल में बहुत सारी चीज़ें एक झटके में बदल गई और उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका। हालांकि हम जिस पीढ़ी में आते हैं उसने और भी गजब बदलाव देखा है। टाट पट्टी और खड़िया से शुरू हुआ सफर जो है वो डिजिटल बोर्ड तक आ पहुंचा है और अब वर्चुअली हम दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। पर इन सारी चीजों में मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए होंगे वो सारे शिक्षक संप्रदाय से आते होंगे, सब का शैक्षणिक जीवन होगा। और अचानक क्लास में पढ़ाते पढ़ाते और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा या शिक्षण का माहौल है उसमें अभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना दूर की बात लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 60% शिक्षक अभी भी वर्बली ही पढ़ाते हैं बगैर किसी डिजिटल एड का यूज करते हुए। और अचानक वो सारे के सारे लोग बदल गए और उनका जीवन बदल गया और कंप्यूटर स्क्रीन उनके लिए सब कुछ हो गया। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं और बहुत सारे अवसर भी आए हैं कि हम बीइंग अ टीचर क्या कर सकते हैं। ये सबसे देखने वाली बात है कि जब आप किसी ऑनलाइन क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या करें और क्या ना करें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लास में तो एक अनुशासन होता है जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है और वो सबको एक साथ देख पा रहा होता है। पर जब आप ऑनलाइन किसी भी आप जी सूट या से जुड़ते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम से या फिर जूम से, जो फिलहाल अभी भारत में 3 ऑप्शन बड़े प्रचलित हैं। जूम के साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज बार बार आ रहे हैं, इसलिए इसके प्रयोग से लोग बच रहे हैं।
तो पहली चीज ये कि अगर आप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि वो ईमेल आईडी जिसके थ्रू आप जूम से कनेक्ट होते हैं वो एक अलग बना लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है, हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा हुआ कि जूम में मीटिंग करने के बाद बहुत सारे लोगों को के पास ईमेल गए किसी दूसरे नाम से जो उसी कम्युनिटी के थे या लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो जूम के लिए एक अलग ईमेल का इस्तेमाल करें जो आपका पर्सनल ईमेल हो उससे अलग, जिससे कि आपकी जो निजी जानकारियां हैं वो ना हैक हो जाए। दूसरी चीज आती है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और किन छोटी छोटी बातों पर गौर करना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं, और अगर आप किसी वेबिनार को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी, तो क्या फर्क डाल सकती हैं दो चीजें। तो जो पहली चीजें हैं बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई इतिहास नहीं है, इस तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। पहली चीज ये है कि जो जब भी आप कोई ऐसी मीटिंग शुरू करें तो आप होस्ट खुद बने और सारे जो स्टूडेंट हैं उनको म्यूट पर रखें, जिससे कि उनके आसपास जो हलचल हो रही है वो शिक्षक को डिस्टर्ब ना करें। और जब आप अपना व्याख्यान या अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लें उसके बाद फिर आप उन लोगों से पहले ही कम्युनिकेट करते हैं कि आप अपना हैंड रेज करें। जूम में एक ऑप्शन होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे हो यानी कि वो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको अनम्यूट करें, उनसे सुने और उसके बाद उनके प्रश्नों का जवाब दें। तो यानी कि ये कि अब हमें ऑनलाइन क्लास मैनर्स बनाने हैं और उनको फॉलो करना है। जैसे क्लास में होता था तो यहाँ पर आपको टेक्निकली ये सारी चीजें करनी है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भले ही हम लोग घरों में हैं, लेकिन क्लास का एक सेटअप होता है और वो एक फॉर्मल सेटअप होता है। तो जब आप किसी भी ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़ रहे हो तो वो फॉर्मल सेटअप आपके सिस्टम में भी दिखना चाहिए। यानी कि आप एक बार गौर करें कि जिस स्क्रीन पर आप जा रहे हैं उस स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसा है। मतलब ये कि आप घर में हैं और सबके घर एक ही जैसे होते हैं, कई बार बिखरा हुआ है और आपको लगा कि नहीं साहब क्लास ही तो पढ़ाना है, कंप्यूटर ऑन करेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने का मतलब ये कि आगे अगर आपकी क्लास का समय 11:15 बजे है तो आप 10:30 बजे अपना कंप्यूटर खोल लें, सारी चीजें टेस्ट कर लें। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है वो आपको तब धोखा देगी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस बात पर हमेशा ख्याल रखिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही रहा है, इसलिए मैं हमेशा बैकअप लेकर के चलता हूँ, क्योंकि एंड टाइम पर मान लीजिए कि लाइट चली जाती है या आपकी मोबाइल से अगर आप कनेक्टेड हो रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी नहीं ठीक से चार्ज है वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें आप चेकअप कर लें। ऑडियो टेस्ट कर लें एक बार अपने कंप्यूटर पर। जूम एक ऑप्शन देता है, हर सॉफ्टवेयर एक आपको ऑप्शन देता है। तो आप कह रहे हैं वो सामने जा रहा है नहीं जा रहा है, आपके हेडफोन में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 40 मिनट की क्लास में अगर ये सारी चीजें, जब ये आपका प्रोग्राम या आपकी क्लास शुरू हुई तब शुरू होगा तो सारा समय उसी में चला जाएगा। और आपको पता है कि आजकल के जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट नहीं रहे, कंज्यूमर हो गए। तो वो स्विच कर जाएंगे, वो यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने लग जाएंगे, वो गूगल पे कुछ और करने लग जाएंगे। तो एज ए टीचर अब हमारा काम सिर्फ टीचिंग का नहीं रह गया है, हमें अपना ब्रांड भी बनाना है। और उस ब्रांड बनाने में ये बहुत जरूरी है कि आप देखिए, जैसे कि अभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही हैं माइक पर, कोई पार्टिसिपेंट है उसने ध्यान नहीं दिया और कुछ बच्चों की आवाजें आ रही हैं, जो भी है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो रिदम को तोड़ती हैं, क्लास के माहौल को प्रभावित करती हैं। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। मैं ब्रांड की बात बता रहा था। अब वो वक्त चला गया कि जब कुछ यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, कुछ कॉलेज हुआ करते थे, और आप टीचर कैसे भी हो, कितने बड़े वाले हो कितने छोटे वाले हो, उस कॉलेज के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी के नाम पर आपका जीवन बीत जाता था। पर अब वो दौर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है। और आपको अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी के नाम से आगे नाम बनाना है। मतलब ये कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जानी जाए। और उसमें ये जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा शानदार इस्तेमाल कर सकती हैं। तो पहली चीज ये कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस भविष्य हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सारी की सारी चीजें वर्चुअली स्टूडेंट को बतानी पड़ेगी। मान लीजिए कि पहले क्या होता था
कि क्लास में कई बार टीचर कुछ कुछ बोल के निकल जाता था और क्रॉस चेक करने वाला कोई मामला नहीं होता था, या उस तरीके का सीधा कोई जवाब नहीं होता था। आज बच्चे के हाथ में गूगल है, तो आप जो कुछ भी कहें उसके पीछे के फैक्ट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, या कुछ ऐसा ना हो कि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हो कि आप जो कह रहे हो उसके मुकाबले गूगल कुछ और बता रहा हो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने वाली है कि आप कितने बड़े शिक्षक हैं ये आप जानते हैं, आप मानते हैं, आप खुश रह सकते हैं इसमें, लेकिन अब गूगल को भी पता होना चाहिए कि आप कितने बड़े। क्यों? क्योंकि गूगल ही वो मीडिया है जिसके थ्रू बच्चा आपसे प्रभावित हो रहा है या प्रभावित नहीं हो रहा है। तो आपके कॉलेज में आपको लोग बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अब वक्त आ गया कि आपके कॉलेज में लोग आपको जाने या ना जाने उससे फर्क नहीं पड़ता, गूगल आपको पहचानता हो। तो आपको अपनी साइबर प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। साइबर प्रेजेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम और आपके कॉलेज के नाम से गूगल किया जाए तो कितना मटेरियल गूगल आपको या किसी भी कंज्यूमर को देता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि आपकी साइबर एक्टिविटीज हो। ये इसका ये मतलब है कि आपके जो रिसर्च पेपर है जैसे रिसर्च गेट है या गूगल स्कॉलर है, वहां आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। पहले होता था लोग रिसर्च पेपर लिखते थे, छप जाता था, खुश हो जाते थे, दो चार लोगों को बता देते थे, पर अब नहीं होने वाला है ऐसा। अब अगर गूगल स्कॉलर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है या रिसर्च गेट पर आपका प्रोफाइल नहीं है, तो फिर इसका ये मतलब है ये हो सकता है कि आप क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो पर बीइंग अ रिसर्चर आप उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो आपको अपनी प्रोफाइलिंग करनी है, और उस वो प्रोफाइलिंग कैसे करनी है उसके बारे में अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे। अब मामला ये आता है कि इनिशियली लोगों को लगता था कि जूम पर पढ़ाना बहुत आसान, पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरे से डिफर करें। मुझे लगता है कि क्लासरूम में पढ़ाने से ज्यादा मुश्किल है। यूजुअली मैं अपने यूनिवर्सिटी में उठता था और क्लास में चला जाता था, पर अब जब मैं जूम पर पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे की क्लास में मेरा कम से कम 3.5 घंटा जाता है। 1 घंटे पहले मुझे बाकी की सारी चीजें फिट करनी पड़ती हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल एड और जो भी सारी चीजें जो रेफरेंस लेकर के मैं आ रहा हूँ, जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें जब तक स्टूडेंट देखेंगे नहीं वो भरोसा नहीं करेंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे। तो उन सारे मैटर्स को संभालना और उसके बाद अगली क्लास की तैयारी करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो कि पहले के जमाने में टीचर्स के ऊपर रिकॉर्ड कीपिंग की उतनी जिम्मेदारी नहीं होती थी, पर अब IQAC टीम करा रही है तो आपको हर एक चीज का रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि जब आप नैक के लिए जाएंगे तो पूछेगा कि पहले तो आपने लिख दिया कि वर्कशॉप कराई है, बहुत अच्छी बात है, पर वर्कशॉप कराई है तो उसका लिंक दीजिए, कहीं खबर छपी है, फोटो लगाइए, अपलोड कीजिए, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन सबका डिटेल दीजिए, और हो सकता है कि नैक वाले उसको क्रॉस वेरीफाई करें। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप टू डेट और अगर आप किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करते चले जाएंगे तो आपको अपना CV अपडेट करने के लिए एक दिन बैठना नहीं पड़ेगा, 2-4 दिन खराब नहीं करने पड़ेंगे कि यार बहुत टाइम हो गया CV अपडेट नहीं किया, या आपको कहीं अप्लाई करना है या किसी अवार्ड के लिए आपको रिकमेंडेशन देनी है, तो ये जरूरी है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग भी होती जाए। जो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उस ऑप्शन को ऑन करना मत भूल जाइए, ऑन कर लीजिए कि पता पड़ा 1 घंटे की क्लास हो गई और बाद में आपको ख्याल आया कि आपने तो रिकॉर्ड बटन ऑन ही नहीं किया था। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले एक टीचर के रूप में मेरा अनुभव रहा है कि कभी कभी क्लासेस बड़ी शानदार हो जाती है, खुद को बड़ा मजा आता है, यार आज तो बड़ा गजब पढ़ा दिया, लेकिन क्लास गई और बात गई। अब क्या है कि आप उस मेमोरी को दोबारा जी सकते हैं, यानी कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में आपके पास मौजूद है। अब आप चाहें तो उसको छोटे मोटे कट करके एडिट करके आप आसानी से अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। वो हमेशा के लिए एक रेफरेंस बन जाएगा, एक रिसोर्स बन जाएगा। और जिस रिकॉर्ड कीपिंग की बात आपके कॉलेज का, आपके यूनिवर्सिटी का IQAC सेल आपसे बार बार बोलेगा, वो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, क्योंकि 5 साल के रिकॉर्ड आपको एक साथ देने होते हैं। तो अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत आसान हो जाएगी। जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप ऑडियो वीडियो मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो उसके भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। देखिए, पहली चीज ये कि जूम में भी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। पर अगर मान लीजिए कि स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं और आपको कोई फिल्म दिखानी
और वो फिल्म आपकी कंप्यूटर पर है या VLC मीडिया प्लेयर से प्ले करेंगे या विंडोज मीडिया प्लेयर से प्ले करेंगे तो वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि क्लास में कोई ऐसी फिल्म दिखानी है जो जरूरी है बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए, तो ये इंश्योर करें कि वो मटेरियल यूट्यूब पर, तो जब वो यूट्यूब पर रहेगा तो काम थोड़ा सा आसान होगा। और दूसरी बात है कि जिन लोगों से कनेक्टेड हैं उनके पास डेटा की लिमिट तो नहीं है, बैंडविड्थ का मामला तो नहीं है, क्यों? क्योंकि फिर वो अटक अटक के चलेगा और वो सारा का सारा मजा खराब हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी जब भी आप किसी ऑनलाइन क्लास का मामला करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड की बात मैंने बोली कि अगर आपको लगता है कि आपको डेली ये काम करना है तो आप एक अच्छा सा वॉलपेपर डिजाइन कर लें या करवा लें और उसको अपना बैकग्राउंड में उसको लगा लें हमेशा के लिए, जिससे कि आपके पीछे आपका घर कैसा दिख रहा है, सराउंडिंग कैसी दिख रही है, वो भी लोगों तक ना जाए। यानी कि जो प्राइवेसी का इशू है जिसके बारे में भारत में कम बात की जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। खास करके आपको लगता है कि आपके काम करने की जगह, आपके खाने पीने उठने बैठने की जगह दुनिया क्यों देखे, लेकिन जब घर से ही काम करना है तो डेली आपको ये सारी की सारी चीजें दुनिया को दिखानी पड़ेंगी, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो स्टेक पर आएगी। तो जरूरी है कि आप अपने बैकग्राउंड पर ध्यान दें कि आपके बैकग्राउंड से ये पता ना पड़े कि आपकी लोकेशन, बाकी का इंटीरियर आइडेंटिफाई ना हो पाए, ये किसका घर है, इनका घर है, उनका घर है। तो ये बहुत जरूरी है कि बैकग्राउंड पर ध्यान दें। क्लास शुरू होने से पहले अपना जो कंप्यूटर है या अपना मोबाइल है उसकी सेटिंग ऐसी करें कि वो घर का एक ऐसा सामान्य कोना लगे जिसमें कुछ विशिष्ट ना हो। और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा फ्लैक्स छपवा सकते हैं, या मैंने बोला कि स्क्रीन पेपर डिजाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना रिसोर्स है, कैसा रिसोर्स है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ऐप मौजूद हैं जिनसे कि आप काम ये मिनटों में, चुटकियों में कर सकते हैं। अब बात आती है कि इतनी सारी आपने तैयारी कर ली और अब क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, पर पहले आपके पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है और डस्टर है, काम चल जाता था। फिर आपने पीपीटी लगा दिया, वहां दिखा दिया और लड़के ने जो सवाल जवाब पूछा आपने बता दिया। अब आपको जब क्लास पढ़ानी है तो आपको बहुत सारे सवाल अज्यूम करके चलने होंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि लड़का सवाल पूछेगा और हम जवाब दे देंगे। जब आप अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिविटी का लेवल ड्यू टू द कनेक्टिविटी उतना ज्यादा हाई नहीं है, जैसे मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। और अब अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, क्लास में अगर ऐसा होता तो कोई लड़का हाथ खड़ा कर देता है, सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो मैं रुक जाता, हाँ भाई बोल लो, या इतनी देर के बाद बोल लेना। पर अब अगर ये इस वक्त 96 लोग जुड़े हुए हैं एंड 1 पर्सन इज वेटिंग, भाई वो जो कोहो साहब हैं उनको एडमिट कर लीजिए, तो वो वेट कर रहे हैं अभी तक, तो क्लास के बाहर खड़े हुए हैं बेचारे। तो ये जो चीजें हैं ये क्लास के फ्लो को खराब कर देंगी। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस अज्यूम कर लेने हैं पहले से और उनका इस्तेमाल अपने पीपीटी में, अपने प्रेजेंटेशन में। और इस तरीके की क्लास में जरूरी है कि आप एक पीपीटी लेकर के जाएं, ये बहुत जरूरी है। ये काम कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ और ये एक मैसिव काम था, इसलिए मैं पीपीटी लेकर के नहीं आया, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। क्योंकि पीपीटी रहने से ये होता है कि क्लास में अगर हम रॉ में बह गए तो चलेगा मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है। पर अब ये सारी की सारी चीजें ना टाइम बाउंड हो जाएंगी। तो 40 मिनट में आपने क्या पढ़ाया उसमें हवा खटाई नहीं चलेगी, आपको टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। और जो पीपीटी आपके सामने रहता है तो आप बहकने नहीं पाते हैं, आपको पता है कि आपने इतना पढ़ा दिया और आपको इतना आपके पास बचा हुआ है जो आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और ये नैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नैक सरकार, एक बात जान लीजिए, आप सारे के सारे शिक्षक लोग हैं, धीरे धीरे शिक्षकों पर शिकंजा कस रही है। हमेशा ये माना जाता था, रहा है। इनफैक्ट जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो मेरे पिताजी कहते थे कि भाई जो टीचिंग की जो सर्विस है वो सबसे रॉयल सर्विस है, बड़ा सुकून रहता है, 2 महीने की छुट्टी रहती है, जाड़ों की छुट्टी रहती है, और ऐसा जैसा कोई काम नहीं है, पढ़ो पढ़ाओ। पर अब आप अपना जीवन देख रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने का स्कोप कम है और रिकॉर्ड कीपिंग का स्कोप ज्यादा है। जो करो उसका हल्ला भी मचाओ, हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा, तीर चाहे कहीं लगा हो चाहे ना लगा हो, चिल्लाइए बहुत। तो वो एक शेर सुना होगा ना आपने, काम का जिक्र करो, जिक्र का फिक्र करो और काम ना करो।
तो यहाँ काम का जिक्र भी करना है, काम भी करना है और उसकी फिक्र भी करनी है। ये वाला बड़ा मामला है। हम लोग के जमाने में था कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ज्यादा लोगे टेंशन, बीवी पाएगी पेंशन। पर अब टेंशन लेनी है, भले ही बीवी पेंशन पाए या ना पाए, पर आपको टेंशन लेनी। तो टीचिंग का काम अब उतना आसान नहीं रहा जितना कहा जाता था। तो आपको इक्विप्ड रहना बहुत जरूरी है। अब बात आती है ब्रांडिंग, बीइंग अ टीचर। अब क्या हो गया कि दुनिया बहुत सिमट गई है। अभी ये जो वर्कशॉप है, 100 लोग इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये 100 लोग सुन रहे हैं। अभी 100 लोग का अगर हम इसके बाद, इस वर्कशॉप के बाद इनकी डेटा प्रोफाइलिंग करें अपने लिए, ये कौन कौन लोग थे, कहाँ से जुड़े, भारत से थे, विदेश से थे, तो हम अपनी ऑडियंस बढ़ा रहे हैं। इन 100 लोगों में अगर 10 लोग मेरे लेक्चर से प्रभावित हो गए, और मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होते हैं, क्लास में भी नहीं होते हैं, अगर 10 लोग मेरे से ज्यादा प्रभावित हो गए, तो मतलब ये है कि मैं 10 लोगों तक पहुंच गया। और उन 10 लोगों में से 4 लोगों ने अगर किसी न किसी बहाने मुझे याद किया, तो फिर मुझे 40 लोगों तक को प्रभावित करने का, के सर्कल में आने का मौका मिलेगा। और इस तरीके से ये जो चेन है ये लगातार चलती रहेगी। तो आज आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के टीचर नहीं है, आप दुनिया के टीचर। और दुनिया के टीचर बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसा कुछ हो जो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी या उस आसपास के सराउंडिंग्स के टीचर्स के पास नहीं। तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ जितेंद्र बाबू? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तो बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। बड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा। कोई बोर नहीं हो रहा। हमारे साथ लगातार 100 लोग जुड़े हुए हैं सर, ये इस बात का साक्ष्य है सर। अच्छा, तो अब मामला ये आता है कि आप अपनी प्रोफाइलिंग कैसे करें, और उस प्रोफाइलिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या, आपके तरकश में क्या क्या तीर होने चाहिए। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब क्लास में जाएं, तो जरूरी नहीं है कि सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हो, कुछ किताबें आपके पास भी हो सकती हैं। लेकिन अब उन किताबों के पन्नों को, उनके रेफरेंस को कैसे शेयर किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आपका एक ब्लॉग हो। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, और आप ये देखें कि मैं अपने मेरी स्क्रीन, आप, ये मेरा ब्लॉग है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस ब्लॉग की खास बात ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक टिप पर है। ये 21 अप्रैल 2020 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका जेपीजी इमेज भी मैंने लगा दिया है ऑथेंटिसिटी के लिए। और उसके अलावा अब ये एक अच्छा रेडियो रेकनर है। अब अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। यानी कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जोड़ना चाहते हैं, उसका लिंक है। ये वो 252 लोग हैं जो मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं। यानी कि मैं कुछ भी लिखता हूं तो इनको ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मैंने कुछ नया लिखा। इन्हें बार बार मेरे ब्लॉग पर आना नहीं पड़ता है। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन ये है कि आप चुपचाप चोरी चुपके मेरा ब्लॉग फॉलो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो भी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये 2,08,269 आंकड़ा है, कितने पेज व्यूज मुझे अब तक मिल चुके हैं। ये लेबल्स लगे हुए हैं जिससे कि बड़ी आसानी से मैं अपना सीवी अपडेट कर सकता हूं, मैं कहां कहां क्या कर रहा हूं। अमर उजाला में कितने आर्टिकल आए, आई नेक्स्ट में, गांव कनेक्शन में, जनसत्ता में, टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, हर चीज की मेरी एक कैटलॉगिंग है। मतलब कहीं भी मैं अगर हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो रेडियो पर बज गए, नहीं सुन पाए कुछ लोगों ने सुना नहीं सुना उससे मतलब नहीं है। नैक आपसे जब पूछ रहा है कि आपने क्या किया, एक लिंक दे दिया हमने, साहब यहाँ देख लो हमने जो किया है। उसी तरीके से दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, सारा का सारा मामला एकदम अप टू डेट है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये सारा का सारा आपको सिर्फ लेबल बना देना है, ब्लॉग करेगा जो करना है। उसके बाद ये वो लोकप्रिय पोस्ट हैं जो मेरे ब्लॉग्स में जितने मटेरियल हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग किन पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, ये उनका एक। अब मेरे ब्लॉग से आपको मुझसे फेसबुक पर जुड़ने की इच्छा हो रही है, आप झटके में मेरे ब्लॉग पर पहुंच गए, तो फेसबुक बैज भी लगा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप सीधे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। ये वो डिटेलिंग है। जैसे 2020 में मैं अब तक 13 आर्टिकल लिख चुका हूं, जिसमें से जनवरी में 3 है, फरवरी में 3 है, मार्च में 3 है और अप्रैल में 4 है। 2019 में मैंने 69 लिखे, 18 में 46, 33, 26। ये आपका पूरा का पूरा आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके ब्लॉग पर, आपकी फिंगर टिप्स पर।
तो अब अगर कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, आपको सिर्फ अपने एक ब्लॉग का लिंक बताना है। अब आपका ब्लॉग कितना इंप्रेसिव है, कितने हिट्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, उससे सामने वाले को जज करना है कि इस आदमी में डेप्थ है नहीं है, ये मेरे काम का है नहीं। दूसरी चीज ये है कि ऑटोमेटिक हम लोगों को बीइंग अ टीचर बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखने पड़ते हैं, तो बहुत सारा मटेरियल आपका तैयार है आपको रेफरेंसिंग के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पब्लिश्ड हैं। आपको कोई भी मटेरियल लेना है, चुपचाप आपको अखबार का नाम दिख रहा है, डेट दिख रही है, और आपको कोट कर देना है फटाफट। तो इस तरीके से ये जो एक ब्लॉग का मामला है, ये आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बना देता है। और ब्लॉग में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, मतलब कि सारी दुनिया में आपका ब्लॉग कहाँ पढ़ा जा रहा है, देश के हिसाब से देख सकते हैं किन किन देशों में लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और एक जो फीडबैक मिल रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इस ब्लॉग में है। तो आपका एक ब्लॉग होना चाहिए। ब्लॉग बनाना बहुत आसान, बहुत ही आसान है। आपके पास सिर्फ एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ब्लॉगिंग एक तरीके की इंटरनेट डायरी है, जो शुरुआत इसी तरीके से हुई थी, पर अब लोग उसका जो है, 2 लोग जितेंद्र जी और वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, उनको एंट्री दे दीजिए। ये सारे जो है लेट कमर्स हैं, इनका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए थोड़ी देर। तो खैर, तो इस तरीके से आपका जो ब्लॉग है वो आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जब आप पढ़ाने गए हैं तो आप अपने बच्चे को फटाक से दिखा देंगे कि भाई ये देखो, ये यहाँ लिखा था, ये रिपोर्ट ये कहती है, इसके हिसाब से ये रहता है। तो जो स्कोप है ना गलत होने का, वो कम हो जाता है। पर और जैसे मान लीजिए आप खुद कुछ नहीं लिख रहे हैं, मान लिया कि आप उतना नहीं लिख पा रहे हैं, आपके 2 ही 4 रिसर्च पेपर, आपके पास जो किताबें हैं जिनसे आप पढ़ाते हैं, उन किताबों को, अब तो कैम स्कैनर है आप सबके मोबाइल में, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। सीधे सीधे फटाफट उस क्लास के उस पन्ने पर जाइए और बच्चों को दिखाइए माउस का, जैसे मैं कर्सर इधर से उधर घुमा रहा हूँ, ये मैंने अभी सेलेक्ट कर दिया इतना कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, तो बच्चे को भी दिख जाएगा कि इस किताब में है। तो जो हमारी टीचिंग का लेवल है वो और ज्यादा बेहतर होगा। अभी ज्यादातर उत्तर प्रदेश में जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो पीजी की क्लासेस हैं उसमें टीचर को लगता है, टीचर का मानना है, उससे मैं क्या करूं, ये रिसर्च जो बेस्ड टीचिंग है वो कम होती है, क्योंकि रेफरेंसेस नहीं देता है। वो हवाले उसके अपने अनुभव से हो सकते हैं, पर आपके अनुभव को मैं क्यों मान लूं। 3 लोग और आ गए जितेंद्र जी, उनको भी एंट्री दीजिए। तो ये जो मामला है, ये इस तरीके से आपका एक ब्लॉग होगा। और ब्लॉग के बारे में एक अच्छी बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका ब्लॉग अच्छा जा रहा है तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, और वो भी डॉलर में। मतलब गूगल जो है वो आपको पैसे देगा और आपको कुछ नहीं करना है, वो तो आप तो अपना काम ही कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको एक ऐड दिख रहा है यहाँ पर, माई उपचार प्लस डॉक्टर से सलाह, मेरी जहां मैं कर्सर, अब ये ऐड दिखाने की परमिशन मैंने जो है वो गूगल को दे रखी है। अब इस ऐड पर जितने क्लिक्स आते हैं उससे मेरी कमाई होती है। तो ये जो चीज है कि आप एक तरीके से आपकी पॉकेट मनी निकल सकती है, पर उसके लिए आपको अपने ब्लॉग को उस लेवल पर, उस स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई ब्लॉग की बात। अब हम आते हैं, जैसे कि ये YouTube है, और जितेंद्र जी क्या सब सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर, क्लियर ऑडियो आपका क्लियर है। अभी वीडियो का आवाज नहीं आ रहा सर। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है? नहीं अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, तो खैर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। अब ये मेरा YouTube चैनल है। आपको भी पता है कि बहुत सारे गली मोहल्ले के बच्चे, आजकल भारत का राष्ट्रीय खेल टिकटॉक हो गया। टिकटॉक पर भी हमें आना पड़ेगा, बिलीव मी, ध्यान रखिएगा। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां सब टिकटॉक पर आ रही हैं। तो धीरे धीरे मामला टीचिंग और टफ होने वाली है। आपको 15 सेकंड में एक टॉपिक निपटाना होगा। कैसे करेंगे ये इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। तो जो बड़ी चीजें हैं डिटेल में बताने वाली, वो तभी हो पाएंगी जब आपके पास आपका अपना एक YouTube चैनल हो। तो YouTube चैनल भी बनाना उतना ही आसान है जैसे ब्लॉग बनाना आसान है।
फिर जैसे अभी आप ये पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारी वर्कशॉप हो रही है, इसको आप अपने YouTube चैनल से लाइव भी कर रहे हैं, बाद में से थोड़ा बहुत एडिट करके अपने YouTube चैनल पे डाल देंगे, फला फला डेट, आसानी से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई ये चीज एक्चुअल में हुई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम हवा नहीं काट रहे हैं, जो हुआ। तो आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। आप अलग कैसे हैं, और आप सोचिए ना कि जब आज से दो साल के बाद सारे टीचर्स का यूट्यूब चैनल होगा, तो आपको अगर आप अभी से लीड ले लेंगे तो आप जो 2 साल बाद आएगा उससे आप आगे होंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट में आप और इनोवेशन कर रहे होंगे, आप ट्रेंड देख रहे होंगे, आपका वीडियो देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप आगे बढ़ेंगे, आपका संस्थान बढ़ेगा आगे, और जो चीज आपकी वो आपकी ही रहेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मोबाइल आपका है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको मोबाइल नहीं दे रही और आपने उसी से बनाया है। तो इस तरीके की चीजें कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। दूसरी जो चीज है कि वो ये है कि इन सारी चीजों को अपने वेबसाइट पर भी जगह दें। तो ई कंटेंट आपको ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं तो आप वहां देखेंगे कि वहां ई कंटेंट का एक मामला है। अब ई कंटेंट में मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि भाई मैंने क्या बनाया, या आपने पीपीटी बनाया, आपने एक बार चला दिया, किसी कॉन्फ्रेंस में गया, उसके बाद वो पीपीटी कहीं खो गया। अगर आप अपनी उस वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो आजकल का सबसे बड़ा इन थिंग है, उस पर एक पीपीटी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ। तो अब मैं अभी इस वर्कशॉप में उस मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट चाहे तो भी वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि n नंबर ऑफ चीजें आप कर पा रहे हैं, और आपको बार बार वो चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि कॉपीराइट का जो मामला है कि हाँ भाई ये चीज इन्होंने पहले बना करके डाल दी थी। तो करने को ये जो ऑनलाइन टीचिंग का मामला है, ये ज्यादा आपको स्पेस और ऑप्शन दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग की कोई जरूरत नहीं रहेगी, नहीं, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है, वो तो प्राइमरी चीज रहेगी। लेकिन अगर आप हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 1 दिन बच्चों से मिल रहे हैं, तो बच्चों की क्वेरीज ऑलरेडी बहुत सारी सॉल्व हो चुकी होंगी, और जब आप क्लास में मिलेंगे तो उतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो उसके अलावा मैंने कहा ना कि और जब आपका यूट्यूब चैनल होगा, जब आपका ब्लॉग होगा, जब आपका फेसबुक अकाउंट या ट्विटर है, तो आपकी साइबर एक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी कि गूगल आपको पहचानना शुरू कर देगा। आप चाहें तो इस वर्कशॉप के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करें कि आप अपने आप को पहचाने कि हु एम आई, मैं हूं कौन, और गूगल पर अपना नाम डालें। अगर आपकी तस्वीर आपके काम के बारे में गूगल बता रहा है तो मान लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं बता रहा है तो मान लीजिए कि आपको अभी बहुत कुछ करना है। क्योंकि अगर आज की दुनिया में गूगल आपको नहीं पहचानता है तो आपकी हालत वैसे ही है जैसे कि आधार कार्ड के बगैर आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, या मोबाइल का सिम लेने जा रहे हैं, या अकाउंट नंबर खोलने जा रहे हैं। तो गूगल का पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब क्लास में आता है, स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है, तो सबसे पहले वो गूगल करता है। और गूगल में अगर आप उसे नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्रभावित नहीं हो रहा। और आजकल का जो जमाना है वो विज्ञापनों का जमाना है, कि वो विज्ञापन में प्रोडक्ट कैसा था उससे उसे मतलब नहीं होता, वो फलाने वाला पेस्ट चाहिए हमें, फलाने वाला हमें हेयर ऑयल चाहिए। तो उसी तरीके से फलाने वाले टीचर की डिमांड तभी होगी जब आपकी साइबर प्रेजेंस ज्यादा होगी। तो मोटे तौर पर मुझे जितना कहना था इस सीमित समय में मैं अपनी बात कह चुका हूं। अब अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो उनका स्वागत है। आप चाहें तो चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख दें तो मैं उनका जवाब दे दूंगा, या आप चाहें तो आप अनम्यूट कर लें अपने आप को और अपनी बात रखें। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप अगर बोर हो गए हैं तो मेरा सब कहना धहना बेकार रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को एक टीचर के अलावा एक परफॉर्मर भी होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग इज एन आर्ट। ये एक एक्टिंग है, ये एक कला है, और अगर आप उसमें माहिर नहीं है, मैं भी किसी बोर आदमी को नहीं सुनना चाहूंगा। 10 मिनट से ज्यादा तो हम झेल ही नहीं सकते हैं, आप भले ही बड़े कितने ज्ञानी क्यों ना हो सकता है कि टेक्निकली मेरी बात गलत समझी जाए, पर आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, और हर सबके पास विकल्प है कि अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो हमें कोई और समझा देगा।
तो भैया जब कोई और समझा रहा है उससे बेहतर है कि आप हम ही से समझ लो। उसके लिए जरूरी है कि आप तैयारी से क्लासरूम में जाएं और आप इक्विप्ड हो। तो कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है। किसी भी प्रतिभागी का अगर कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकता है, या चैट ऑप्शन में भी लिख सकते हैं आप, या कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपने आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पे। नवाज कुछ पूछना चाह रहे हैं। मिस्टर नवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नवाज। सर मुझे पूछना था, दिल्ली जो गृह मंत्रालय की तरफ से जूम एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था, तो क्या ये हमारे हम लोगों के लिए सेफ है? देखिए बैन नहीं किया गया था, बिल्कुल बैन नहीं किया गया था। उन्होंने एडवाइजरी जारी करी थी कि आप इसे अपने रिस्क पर इसका इस्तेमाल करें। अब दो चीजें समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे कहता है कि फला वेबसाइट हैक नहीं हो सकती है, फला सॉफ्टवेयर एकदम सेफ है, तो वो झूठ बोल रहा है। हैक होने को तो आपका गूगल पर जो चीजें हैं वो सब भी हो सकती हैं। तो इंटरनेट का पहला उसूल ये है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है, तो इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैंने उसका ऑप्शन आपको एक बताया कि भाई मान लीजिए कि हमारे कॉलेज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जी सूट खरीदे या माइक्रोसॉफ्ट टीम से जोड़ पाए। जूम अभी सस्ता सुंदर टिकाऊ विकल्प है, बगैर खरीदे भी आप 40 मिनट तो आसानी से कर सकते हैं। 40 मिनट के बाद फिर दोबारा आपको साइन इन करना होगा। तो अब जूम आप तक पहुंच कैसे रहा है, या जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो ये हैं कि वो आपका ईमेल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बदल रहे हैं। वो ऐसा ईमेल इस्तेमाल करें जिसे आप कम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर सूचनाओं का, गोपनीय सूचनाओं का, आपकी व्यक्तिगत सूचनाओं का आदान प्रदान कम होता है, जिससे कि जो हैकिंग है अगर वो हो भी तो आपको कोई नुकसान ना हो। कहने का मतलब बस इतना। नवाज, मेरे ख्याल से आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। एक्सक्यूज मी सर। सफीना नहीं, शाहीन कमर। या शाहीन कमर अपना सवाल पूछे मैडम। शाहीन कमर, आवाज अगर मिल रही हो तो अपना माइक, हाँ आप सवाल पूछे अपना। यस सर, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ आवाज आपकी आ रही है, आप सवाल पूछे। यस सर, मैं सोच रही थी ये सारी मतलब सुना मैंने, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज हमारे टाइम में आ रही है तो इससे पहले सब कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे कि मतलब ज्यादा मोबाइल या ज्यादा टेक्नोलॉजी का जब शाहीन जी आपके पीछे बहुत आवाज आ रही है। पहले आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। सर यहाँ तो मैं अकेली हूँ। अच्छा, तो फिर किसी और करवाता हूँ। शाहीन जी, जहाँ तक मैंने आपके, हाँ जी बोलिए। सर ये मतलब टेक्नोलॉजी हमारे मस्तिष्क पर या हमारे मतलब एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और हम देख रहे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। तो सर ये जो हमारा मतलब एक डिजिटल टीचिंग है, तो ये कहाँ तक सेफ है हमारे भविष्य के बच्चों के लिए सर? शाहीन जी, अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर दें कि अगर आप दूध भी ज्यादा पिएंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है ना? मतलब दूध भी अगर आप दिन भर सोचेंगे कि दूध ही पिए तो हेल्थ बन जाएगी, और सेम चीज टेक्नोलॉजी के साथ है। टेक्नोलॉजी बनी है हमारी भलाई के लिए, अब हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में टेलीविजन में 400 चैनल आ रहे हैं, अब उसी में आज तक भी आ रहा है, उसी में फैशन टीवी भी आ रहा है, उसी में दुनिया भर की फिल्मों के सीरियल चैनल्स भी हैं। अब आपको क्या देखना है ये आप डिसाइड करेंगे। बीइंग अ टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों को ये भी बताएं कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, जिससे कि वो इसके साथ तैयार रहें। बच्चों को चश्मे तो पहले भी लगते थे, जब टेलीविजन आया। हमारा बचपना तो अपने पेरेंट्स से इस बात की गाली खाते हुए बीता है कि बहुत ज्यादा टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। पहले तो 6 फीट की दूरी रखवाई जाती थी कोरोना काल से बहुत पहले, टीवी देखते वक्त लाइट मत बंद करो वगैरह वगैरह।
पर हमें नहीं पता कि और हम टीवी बहुत खतरनाक देखते थे, खूब देखते थे, पर उससे मेरी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उम्र हो गई है तो। लेकिन टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव हैं और वो हर चीज के होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज आलोचना या समस्याओं से परे नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो हम इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी से करें, संभल कर करें। ये चीज हमें भी सीखनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है। इस फैक्ट को अपने दिमाग में जरूर रखें। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी सर, आई एम डॉक्टर दीपिका गहलोत फ्रॉम RSMPG कॉलेज रामपुर घोघर मुरादाबाद। जी हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, मेरा भी करीब 16 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है डिग्री लेवल पर। और अभी स्टार्टिंग से मैंने जो भी देखा है स्टूडेंट्स को, तो पूरी क्लास में, और मैं समझती हूँ मोस्टली टीचर्स भी इस तरह का रियलाइज करते होंगे कि पूरी क्लास में करीब 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई कंसंट्रेशन स्टडीज पर नहीं करना चाहते, केवल वो टाइम पास के लिए आते हैं। ठीक है। और करीब 50%, मैं समझती हूँ 50% से भी कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियसली क्लास अटेंड करते हैं या रेगुलर रहते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में हम कैसे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए सपोज करिए BSc पार्ट 1 का स्टूडेंट है, वो हमारे पहले टच में कभी नहीं रहा, पूरी क्लासेस में उनमें कुछ डिग्री लेवल तक आते आते बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी होते हैं। तो हम सभी को कनेक्ट करके क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, तो कैसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट सुटेबल है उसके लिए, कौन सा नहीं है, हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स आगे आगे हमारे सामने आने वाले हैं। ऑनलाइन टीचिंग अभी शुरू हुई है, बहुत टाइम से नहीं चल रही है। हालांकि छोटी क्लासेस में आप देखें, मेरे बच्चे भी छोटी क्लासेस में है, 6 में एंड 2nd में, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसी में सोचिए छोटी क्लासेस में इतने खुराफाती बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चे रिमूव कर देते हैं, किसी को माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस चल रही हैं उनकी, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं, टीचर को रिमूव कर देते हैं, कुछ करते हैं। तो ये सब चीजें डिग्री लेवल पे आके बच्चे बहुत कुछ गलत करने लगते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप क्या करेंगे ऑनलाइन टीचिंग में? दीपिका जी, पहली चीज तो ये है कि आप को माइक्रोसॉफ्ट टीम का मामला हो या जूम का मामला हो, रिमूव करने वाला मामला तो होस्ट के ऊपर है। अगर आप एक होस्ट है तो वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। पहली जो चीज ये है कि चूंकि बच्चों को सुनना है, तो जब वो बोलें, जब भी हम किस तरीके की किसी मीटिंग में आते हैं, तो मैंने कहा ना अभी मैनर्स नहीं बने हैं, लोगों को पता नहीं है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं तो मैं अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ करके रखता हूँ। जब मेरी जरूरत होती है मैंने वीडियो ऑन किया और ऑडियो ऑन किया और अपनी बात रखी और उसके बाद दोनों ऑफ कर दिया और बाकी चीजें मैं सुन रहा हूँ। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। खैर हम लोग बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं। बच्चों के साथ मामला ऐसा है कि हम जिस प्रोफेशन में और हम जिस देश में हैं वहाँ टीचिंग के कुछ प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं और हमें इनके साथ जीने की आदत आपकी भी पड़ गई होगी और मेरी भी पड़ी गई है कि हम बच्चों को सेलेक्ट करना हमारे हाथ में नहीं है कि हम इनको पढ़ाएंगे और इनको नहीं पढ़ाएंगे। पर वो हर साल होता है, मतलब हर साल बैच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। एक साल तक हम बच्चे को अपने सांचे में डालते हैं, 2nd ईयर में आता है पीजी में और उसके बाद वो चला जाता है, तो 2nd ईयर में प्रॉब्लम कम आती है। तो आपको इस क्षेत्र में इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आपको उनको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी क्लास में 45 बच्चों का पीजी में बैच होता है और जाहिर सी बात है कि 20-22 ही लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो अटेंटिव रहते हैं या वो अपना करियर इस विषय में देखते हैं। बाकी के लोग टाइम पास करने या जुगाड़ और उस सब में आ जाते हैं। उससे गुरेज नहीं है, ऐसा होता है। पर इसके लिए हमें ऐसा लगता है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा अनुभव ना हो या हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं बुरे होते, टीचर्स बुरे होते हैं। अगर आपके पास, और इसीलिए मैंने कहा कि टीचर को एक परफॉर्मर होना जरूरी है, आपको उन्हें बांध के रखना है किसी भी तरीके से। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो कंटेंट डिलीवरी है उसमें कुछ नया हो, कुछ यूनिक हो, क्योंकि भाषण सुनते सुनते तो सब अघा गए। उसमें कुछ ड्रामा हो, कुछ किस्से हो, कुछ कहानियां हो, कुछ रेफरेंसेस हो और पार्टिसिपेशन हो। हम जिस यूनिवर्सिटी में आते हैं वहां भी बहुत शानदार शानदार बच्चे आते हैं। जितेंद्र वहीं के पढ़े हुए हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन हाँ, मैं इस बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप मुझे 5 मिनट सुन लेंगे तो मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। बस इतना कॉपरेशन मैं उनसे मांगता हूँ, भाई 5 मिनट मुझे सुन लो, ना मजा आए ऑप्शन ठीक है, क्लास छोड़ के चले जाओ। तो ये बात सही है, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन बीइंग अ टीचर हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हालांकि ये बहुत सारे टीचर्स को मेरी ये बात बुरी लगती है कि
इवन मैं भी हूं, अगर आज ही हूं, कि मैं आपको क्यों सुनूं? सीधी सी बात है, आप मेरे पास बहुत सारे काम है और मैं बच्चे को भी उसी तरीके से ट्रीट करता हूं कि भाई ये अपना ये टाइम दे रहा है हमें, हम बहुत बड़े वाले नहीं है, ये हमें टाइम दे रहा है और ये मेरा टेस्ट है। मैं टेलीविजन चैनल हम 30 सेकंड एक मिनट में बदल देते हैं, रेडियो चैनल बदल देते हैं, नहीं यार हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो वो चीज अब टीचिंग प्रोफेशन के साथ भी हो गई। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं थे। पहले गुरु गुरु हुआ करता था ना, मतलब अब क्या इतने सारे गुरु हैं मार्केट में कि गुरु बच्चा किसको बनाए, उसके लिए गुरु को गुरुता दिखानी होगी। और उसमें जरूरी है कि बच्चा जब क्लास में घुसे तो गुरु की गुरुता का कायल हो, उसके लिए साइबर प्रेजेंस और बाकी की सारी चीजें। तो अगर 50% बच्चा भी आपसे कट रहा है तो भूल जाइए उनको। 50% बच्चा बहुत है किसी भी टीचर को महान बनाने के लिए, और इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं। और ये हर बैच में होता है। 100% बच्चा कभी आपको, इवन IIT IIMs में ऐसा नहीं होता है। आपने 3 इडियट्स तो देखी होगी, खुराफाती तो वहां भी होते हैं। तो ये कहना कि बच्चे जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो करेंगे, और हम जिस देश में रह रहे हैं वहां हम इससे नहीं बच सकते हैं। तो हमें ही कुछ नया ऐड करना होगा अपनी टीचिंग में कि वो करें। और बाकी जो जो आपकी समस्या है उनका हल टेक्नोलॉजी में है, पोस्ट के हाथ में है। और कि भाई वो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपने उनको रिमूव किया, ठीक है, 2-4 दिन बाहर रहेंगे, फिर वो कंप्लेंट करेंगे, मिलेंगे, आप अपनी बात उन्हें समझाएंगे, समझना चाहेंगे समझेंगे, नहीं तो पास तो बहुत सारे बच्चे हो ही जाते। तो पर हमें उन पर कंसंट्रेट करना है जो वाकई में हमसे पढ़ना चाहते हैं। दीपिका जी, मुझे लगता है कि मैं पोस्ट कर पाया हूँ। हाँ, शिवम कुमार ने हैंड रेज किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शिवम कुमार। जी सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ सर ऐसा है कि जो है और सब जैसे NLU सब का जो वेबसाइट है उस पे जो ई-लर्निंग मटेरियल रहता है सर, वो सब जो है यूजर ID और पासवर्ड के द्वारा बैन किया जाता है। तो सर इस लॉकडाउन में हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे? शिवम, मैं नाम सही ले रहा हूँ आपका? जी सर। शिवम, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, हमारी लॉ यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत हिट है और वहां कमाल का लर्निंग मटेरियल है। वहां कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ई-लर्निंग मटेरियल, उसको क्लिक करें, फैकल्टी ऑफ लॉ में जाएं और वहां आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा और जो मटेरियल है इस सेमेस्टर में जो पढ़ाई हो रही है वो मिल जाएगा। और उसके लिए नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी डालें, वहां आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ये डिपेंड करेगा शिवम, वही वाली बात है ना कि आप जिस कॉलेज में है, आपका कॉलेज उतना समृद्ध नहीं है या वहां के टीचर के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, पर ये आज नहीं तो कल होगा। तो आप ये वही वाली बात है ना कि जैसे जो टीचर अच्छा होता था तो हम लोग उसी क्लास में घुस के चुपचाप जाकर के बैठ के पढ़ लेते थे। तो गूगल भी वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको खोजना पड़ेगा। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, उनका सबका टीचिंग मटेरियल, ई-लर्निंग मटेरियल जो है वो फ्री है, कॉपी लेफ्ट है, आप कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो आप जाइए, आपके पास ऑप्शन है, परेशान मत होइए। मैं सर NLU बेंगलोर सबके साइट पे गया था, उस पे गया था, उस सब पे जो है NLU ने अभी कर रखा है। पर आपको पता है, जैसे पता नहीं आप नेटफ्लिक्स और बाकी की सारी चीजें यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, सबके हैक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो चूंकि NLU के किसी स्टूडेंट से आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी समस्या आ रही है। तो तब तक आप LU से काम चलाएं और जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, जब आपके बच्चे बच्चियां आएंगे तो सारा दुनिया भर का मटेरियल उनके पास अवेलेबल होगा। तब तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय से काम चलाएं। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का भी तो हमारे पास हैंड रेज नहीं है। अगर बोर हो रहे हैं यार, बस हो गया, काफी हो गया। मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए, अगर मैम हमारी आवाज सुन पा रही हैं। प्रिंसिपल मैम, हमें लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके साथ में। सो सर, थैंक यू सो मच सर। बीइंग स्टूडेंट, आपका मैं एक छात्र की तरह हूँ और छात्री हूँ आपका सर, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया एक ही फोन कॉल पे। सर, विशेष रूप से आपका आभार, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं जानता हूँ सर, आप पठन पाठन में
कितना रुचि रखते हो, आपके समय को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये बात मुझे एहसास है मेरे छात्र जीवन से ही। सर विशेष रूप से आपका आभार, और मैं अक्सर सीखता रहता हूँ, आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे अलग अलग प्रदेश से भी कुछ जुड़े थे, हिमाचल यूनिवर्सिटी से, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, गुजरात से, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, हरियाणा से, और साथ में हमारे कॉलेज के कुछ पार्टिसिपेंट्स और लोकल बिजनौर के सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक रूप से धन्यवाद कि वो बड़े अनुशासन के साथ इस सत्र को सुने और अपने विचारों को भी, जिनके मन में कोई विचार आ रहे थे, उन्होंने साझा भी किया और सर के साथ में चर्चा भी की। सर हम आपका सानिध्य प्राप्त करते रहे इसी के साथ में सर। थैंक यू सो मच सर, विशेष रूप से आभार, कृतज्ञता कॉलेज परिवार की तरफ से सर। थैंक यू सो मच।